हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हमने बिहेवियर की थ्योरीज पढ़ी थी, लर्निंग की। आज हम कॉग्निटिव थ्योरीज पढ़ेंगे। जो बिहेवियर थ्योरीज थी वो एक्चुअली आप ये बोल सकते हो कि बेस था जिसने साइकोलॉजी का एजुकेशन में यूज़ बताया था कि साइकोलॉजी भी कुछ साइकोलॉजी नाम की कोई चीज़ होती है, चाइल्ड साइकोलॉजी, जो एजुकेशनल फील्ड में यूज़फुल होती है। लेकिन जो बिहेवियरिज्म थी उन्होंने क्या कहा था कि जो टीचिंग है वो टीचर सेंटर्ड थी। कल जो हमने पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग वो किस पे बेस थी कि टीचर ही क्लास का सेंटर होता है। जो कुछ टीचर बोलेगा वैसा ही बच्चों को करना पड़ेगा। यानी वो ये मानते थे कि हर चीज़ वो मानते थे कि लर्निंग क्या था, चेंज इन बिहेवियर। लर्निंग जो है वो किससे रिलेटेड थी, बिहेवियर से। तो बिहेवियर में चेंज करने के लिए टीचर जो है सारा काम टीचर ही करेगा और वो जैसा बिहेवियर में चेंज चाहता है वैसा बच्चे के अंदर ला सकता है। यानी वो टीचर सेंटर्ड थी। ठीक है, वहाँ पे बच्चा जो था वो पैसिव लर्नर था। कल जो हमने पढ़ा था पैसिव लर्नर होता है चाइल्ड अकॉर्डिंग टू बिहेवियर थ्योरीज। अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी कॉग्निटिव अप्रोच। तो कॉग्निटिव अप्रोच में जैसे वहाँ पे भी कई सारी थ्योरीज थी, तो वैसे ही यहाँ पे जब भी हम कॉग्निटिव अप्रोच की बात करेंगे तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम बात करने वाले वो जीन पियाजे की थ्योरी होती है। उसके अलावा और भी थ्योरीज के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आज मैं दोनों मीडियम्स, कुछ बच्चों को हो सकता है हिंदी मीडियम में पढ़ने की आदत हो, तो मैं आज दोनों मीडियम्स में आपके लिए टॉपिक को लेके आई हूँ। आई होप आप सबको पसंद आएगा। अकॉर्डिंग टू कॉग्निटिव थ्योरीज कॉग्निटिव थ्योरीज के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहती है कि टीचिंग जो प्रोसेस है वो डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट इन द लर्नर, मतलब किसी के अंदर समझ और सूझ को पैदा करने की प्रक्रिया है। बिहेवियर के अकॉर्डिंग क्या था, किसी के व्यवहार में परिवर्तन लर्निंग है। लेकिन कॉग्निटिव थ्योरीज के अकॉर्डिंग क्या है, समझ और सूझ को विकसित करना ही क्या है, लर्निंग है। ठीक है, और ये मानते हैं कि जो लर्निंग है दीज एक्सपीरियंस आर इनकरेज टू डिस्कवर रिलेशनशिप टू क्रिएट द कंसिक्वेंसेस ऑफ देयर एफर्ट्स। मतलब जो भी अनुभव प्राप्त करते हैं, कक्ष अनुभव शिक्षार्थी के, मतलब जो अनुभव, जो क्लास में हम जो कुछ भी बच्चों को सिखा रहे हैं, जो कुछ भी वो सीख रहे हैं वो उसके व्यक्तिगत जीवन में कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। ठीक है, और उन्हीं प्रयासों को पूरा करने के लिए, उन्हीं अनुभवों को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करते रहना है, बच्चे को प्रोत्साहित करते रहना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से जब ये कॉग्निटिव थ्योरीज आई, जीन पियाजे ने जब अपनी थ्योरी दी तो वहीं से चाइल्ड सेंटर्ड जो है एजुकेशन की शुरुआत हुई थी। यहाँ से ही यानी यहाँ से अब जब हम पढ़ेंगे तो बच्चा हमारी एजुकेशन का सिस्टम सेंटर हो जाएगा, टीचर नहीं रहेगा। और यहाँ पे जो बच्चा है वो एक एक्टिव लर्नर होगा, वो पूरी की पूरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा। वो जैसे जैसे हम थ्योरी पढ़ेंगे आके हमें समझ आएगा। ठीक है, अब देखो ये थ्योरी क्या मानती है, ये कहती है कि जो लर्निंग है वो एक एक्टिव और डायनेमिक प्रोसेस है, मतलब गतिशील और सक्रिय। ठीक है, इट इज़ मोस्ट सुटेड फॉर द कंसेप्ट फॉर्मेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अदर हायर मेंटल प्रोसेस। यानी ये थ्योरीज जो हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग और इन्हीं से वहाँ से तो हमें सिर्फ क्या सीखने को मिल रहा था कि बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं हम किसी के, लेकिन यहाँ से हम बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग और जो हायर मेंटल प्रोसेस हैं वो सब सिखाएंगे। वो सब कैसे आती हैं बच्चे के अंदर, वो उन सब के बारे में जानेंगे। ठीक है, देखो ये यहाँ पे संज्ञात्मक अधिगम जो है उसके अंदर मेनली इनके अकॉर्डिंग 3 तरह के परिवर्तन होते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन, जनरलाइजेशन और रीस्ट्रक्चरेशन। यानी जब भी बच्चे को किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग बताते हैं, या अधिगम जो है वो कहता है कि 3 प्रकार से होता है ऐसे। सबसे पहले डिफरेंशिएशन, जनरलाइजेशन और रीस्ट्रक्चरेशन। मतलब पहले बच्चा चीज़ों को डिफरेंशिएट करना सीखेगा, फिर वो उसके ऊपर अपना जर्नल कंसेप्ट बनाएगा और उसके बाद उस कंसेप्ट से वो नई नॉलेज भी गेन करेगा। ठीक है, अब
मैंने बताया था कि सबसे पहली जो थ्योरी हम पढ़ेंगे वो पियाजे की थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है। जो जीन पियाजे है, इनको आप एक तरह से ये कह सकते हो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी माना जाता है, ठीक है। इनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी, क्योंकि इन्होंने ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन जो है, इन्हीं की जो थ्योरीज थी वहीं से जो है वो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की शुरुआत हुई थी। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने एक हमें नई डेफिनेशन दी थी, रीडिफाइंस बुद्धि, ज्ञान और उसका इन्वायरमेंट के साथ जो लर्नर है, यानी जो बच्चा है, जो सीखने वाला है, उसका इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, उसके बारे में कैसे उसकी कॉग्निटिव संज्ञानात्मक विकास होता है, ये सारी बातें किसने बताई थी? हमें जीन पियाजे ने बताई थी, ठीक है। उसने क्या कहा था कि जो बुद्धि है वातावरण के साथ एक निरंतर अंतक्रिया चलने वाली, उसे बुद्धि की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसी प्रकार से ज्ञान शिक्षार्थी एवं वातावरण के मध्य एक अंत जो नॉलेज है वो क्या होता है? जब कोई बच्चा इन्वायरमेंट के साथ उस बुद्धि का प्रयोग करके कुछ सीखता है तो वो उसकी क्या होती है? लर्निंग होती है, ज्ञान होता है। यानी वो मानता है कि बच्चे के अंदर पहले से ही कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, अवेलेबल होती हैं, उनको उसने स्कीमास नाम दिया है, आगे पढ़ेंगे हम उनके बारे में भी, ठीक है। और उन स्कीमात से ही बच्चा क्या करता है? वातावरण के साथ जब अंतक्रिया करता है तो वो नई चीज़ें सीखता जाता है, नॉलेज गेन करता जाता है। तो उसने लर्निंग जो है वो उसने क्या कहा कि लर्निंग के अंदर 3 प्रक्रियाएं होती हैं, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन, अडेप्टेशन एंड इक्विलिब्रेशन। तो पहले ये देखो, मैंने बताया ना स्कीमास। उसने क्या कहा? मान लिया कोई बच्चा है, उसको कोई चीज़ उठानी है, एक छोटा बच्चा है, उसको कुछ पिक करना है, ये उसका ऑपरेशन है। अब वो पहले उस चीज़ को देखेगा, उस चीज़ तक पहुंचेगा और फिर उसको पकड़ेगा। तो ये जो गेजिंग है, रीचिंग है, ग्रैस्पिंग है, ये उसके क्या है? स्कीमास है, यानी ये उसके पास पहले से ही ऑटोमेटिकली है। वो चीज़ हमें उसको सिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप करता है, ठीक है। अब देखो, पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं, एसिमुलेशन, अकोमोडेशन और अडेप्टेशन क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखिए, एसिमुलेशन क्या होता है? जो आपके पास उपलब्ध स्कीमा है उनका प्रयोग करना क्या कहलाता है? आत्मसातीकरण। और अकोमोडेशन जो आपके पास ऑलरेडी है, देखो एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ अकोमोडेशन क्या है, एसिमुलेशन और अकोमोडेशन। देखिए, एसिमुलेशन क्या होता है? यहाँ पे आपके पास प्री एग्जिस्टिंग स्कीमास होते हैं, लेकिन अकोमोडेशन में कोई प्री एग्जिस्टिंग मेंटल स्ट्रक्चर नहीं होती है। मान लिया आप एक बच्चा है, उसको हमने क्या कहा? देखो, द चाइल्ड विल लर्न दैट, एक बच्चा है, उसको क्या पता, एक छोटा बच्चा है, उसको ये हमने बोल दिया कि जो भी 4 लेग्ड एनिमल्स, उसने एक 4 लेग्ड एनिमल को देखा जिसको वो डॉगी कहता है, उसके पास एक पेट है जिसको वो डॉगी बुलाता है, उसकी 4 टांगे हैं, ठीक है। अब उसने दोबारा से क्या देखा? एक काऊ को देखा, उसने देखा काऊ की भी 4 टांगे हैं। 4 टांगे हैं तो उसने उसको भी क्या बोल दिया? डॉगी बोल दिया। लेकिन जो यानी ये उसके पास प्री एग्जिस्टिंग स्कीमा है, ठीक है। वो क्या है? अकोमोडेशन। अब क्या हुआ? उसने इस डॉगी, उसकी मम्मा ने उसको कहा कि नहीं, हर एक ये जो है ये क्या है? काऊ है। ये क्या है? काऊ है। द मॉमी टोल्ड हर इट इज़ अ काऊ, ठीक है। तो अब उसने क्या किया? देखो, शी विल असिमुलेट इट टू हर स्कीमा ऑफ डॉगी। अब उसने उसको पहले डॉगी ही बुलाया क्योंकि वो पुराने स्कीमा से उसको क्या कर रहा था? एसिमुलेट कर रहा था। लेकिन जब उसकी माँ ने उसको इन्फॉर्मेशन दी तो वो नई इन्फॉर्मेशन को क्या करेगा? अकोमोडेट करेगा। शी विल अकोमोडेट द न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और अब उस एनिमल को क्या बोलेगा? काऊ बोलेगा, ना कि डॉगी बोलेगा। अब उसको पता चल जाएगा कि हर एक 4 लेग्ड एनिमल जो है वो डॉगी नहीं होता, ठीक है। यानी पहले बच्चे ने क्या किया? शी विल जो है पहले वाले स्कीमा से क्या किया? उसने असिमुलेट किया और एक नया स्कीमा सीखा, ठीक है। और जब असिमुलेशन और अकोमोडेशन से ही जब इन दोनों के बीच जो है क्या, इन दोनों के बीच का संतुलन क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम,
ठीक है। असिमिलेशन और अकोमोडेशन के बीच का जो इनके बीच का संतुलन क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कहलाता है। देखिए जब एक्सटर्नल रियलिटी और इंटरनल मेंटल स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे को मतलब बच्चा जब ये समझ गया कि हाँ हर एक 4 लेग्ड एनिमल जो है वो डॉगी नहीं होते, तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया, इक्विलिब्रियम उसने प्राप्त कर लिया। अब वो हर 4 लेग एनिमल को देख के डॉग नहीं बोलने वाला है, ठीक है। तो वो कंडीशन कौन सी कंडीशन आ जाती है? इक्विलिब्रियम कंडीशन। जीन पियाजे ने अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर 4 स्टेजेस बताई थी। ये आई थिंक सब बच्चों ने बहुत ही ज़्यादा लर्न किया होगा सीटेट के एग्ज़ाम में, या हर एग्ज़ाम में हमसे पूछा जाता है। सबसे पहली स्टेज होती है 0 to 2 years, जिसको हम सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं। फिर 2 से 7 years तक प्री ऑपरेशनल स्टेज, और 7 to 12 years तक कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फिर 12 years, कई जगह यहाँ पे 11 years भी लिखा होता है। उसके बाद आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इनको हिंदी में भी मैंने नीचे बताया हुआ है। देखो जो सेंसरी मोटर स्टेज होती है वहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? दूसरों की व्यवहार वो इमिटेट करते हैं, दूसरों के व्यवहार की नकल करते हैं। वो ज़्यादा सोचते नहीं, वो चीज़ों को अनुभव कर करके सीखते हैं, ठीक है। जो सेंस से सीखते हैं, सेंसरी मोटर मतलब वो अपनी सेंस से सीखते हैं, इंद्रियों से। इसको इंद्रियगामक भी बोलते हैं, ठीक है। यानी बच्चा अपनी इंद्रियों से चीज़ों को टच करके देख के सीखता है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेंसरी मोटर स्टेज। यहाँ पे बच्चे सोचते नहीं हैं ज़्यादा, वो अनुभव अपनी सेंसेस से अनुभव करके सीखते हैं। और इस स्टेज के एंड तक बच्चा जो है वो क्या सीख जाता है? देखिए जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए क्या होता है? कोई चीज़ गायब, मतलब अगर कोई चीज़ उसके सामने है तो वो एग्जिस्ट करती है, अगर हमने कोई चीज़ छुपा दी तो इसका मतलब वो चीज़ उसके लिए एग्जिस्ट नहीं करती। पर सेंसरी मोटर स्टेज की एंड तक वो सीख जाता है कि कोई चीज़ गायब होने से गायब नहीं होती है। इसका मतलब वो चीज़ इस स्टेज की एंड तक, यानी 2 years कंप्लीट होने तक वो चीज़ समझ जाता है, वो ये चीज़ समझ जाता है कि कोई चीज़ उसकी आंखों से दूर चली गई, इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। वो समझ जाता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, ठीक है। उसके बाद आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा जो होती है उसकी भाषा आत्म केंद्रित होती है, मतलब उसके लिए जो अहम होता है, ईगो, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। वो ये मानता है कि जैसा वो सोचता है वैसी ही सारी दुनिया है, या जैसा वो फील करता है वैसा ही सब लोग फील करते हैं अपने। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो एक ही मान लिया कोई ताला है तो उसकी सिर्फ लॉक को खोल सकते हैं, वो वापस बंद नहीं कर सकते। यानी वो काम का एक ही पक्ष कर सकते हैं, इरिवर्सिबिलिटी नहीं आती है बच्चों को। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या होती है, जो बच्चे होते हैं वो ये मानते हैं कि जो वो सजीव निर्जीव का फ़र्क नहीं जानते। वो चीज़ों को, जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हैं, उसने देखा कि ऐसे मोबाइल पे बात की जाती है, वो किसी भी चीज़ को मोबाइल बना के बात करेगा, ठीक है। तो ये होती है हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में यहाँ पे क्या हो जाता है, बच्चे सोचने लग जाते हैं, चीज़ों का वर्गीकरण करने लग जाते हैं, ठीक है। मतलब चीज़ों को क्लासिफाई कर सकते हैं, वो उनकी शेप के अकॉर्डिंग, साइज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको बड़े छोटे का डिफरेंस समझ आ जाता है। ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज होती है। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल में बच्चा जो है वो समस्या समाधान, यानी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स जो है वो सब क्या कर सकता है, सिचुएशन को मीन्स हैंडल कर सकता है, या उसके अंदर जो सोचने समझने की शक्ति है वो बहुत ही अच्छी तरीके से विकसित हो जाती है। देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सेंसरी मोटर स्टेज है। यहाँ पे बच्चा देखो अपनी सेंसेस से टच करके फील करके सीख रहा है, वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद दूसरी आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे बच्चा जो है पूरे संसार को एक सिम्बॉलिकली, मतलब वो हर चीज़ उसके लिए सजीव होती है। वो आपने देखा होगा छोटे बच्चे उनका जो टेडी बियर होता है वो टेडी है, डॉल है, वो उसको भी लिविंग थिंग समझते हैं। वो बोलते हैं इसको भी पानी पिलाओ, इसको भी भूख लगी है, इसको भी खाना खिलाओ, ऐसे करके।
यहाँ पे नेक्स्ट होती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे क्या होता है, जो बच्चा है वो रूल्स को लर्न करना सीख जाता है ऑब्जर्वेशंस के साथ, यानी वो चीज़ों को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है, क्लासीफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और फॉर्मल के अंदर यहाँ पे क्या होता है, उसके अंदर थिंकिंग जो है, कंक्रीट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन जो है वो डेवलप हो जाता है, वो सिचुएशन को समझ सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, सबसे पहले मैंने संवेदी पेशे या इसको इंद्रियजनक भी बोलते हैं, शारीरिक अनुभव, ये हिंदी में है उसी का। उसके बाद पूर्व सक्रियात्मक या तार्किक चिंतन, नेक्स्ट मूर्त सक्रियात्मक और औपचारिक, ये फॉर्मल कंक्रीट और ये होती है प्री ऑपरेशनल और ये होती है सेंसरी मोटर, SPCF, ऐसे आप समझ सकते हैं, SPCF ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। कई बार एग्जाम में सिर्फ इन्हीं को जो है वो ऐसे करके एरो दे देगा और आगे पीछे लिख देगा, ऐसे करके ही पूछ लेता है, या इन पे पूछ लेता है कि एक बच्चा ऐसे कर पा रहा है तो वो कौन सी स्टेज में है पियाजे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो पियाजे ने इस टाइप से हमें 4 स्टेजेस बताई। अब जो ये इसकी थ्योरी थी, उस थ्योरी का हम एजुकेशन में यूज़ देखते हैं। उसने क्या कहा कि जो टीचिंग है हर लेवल पे, टीचिंग एट ऑल लेवल मस्ट बी फंडेड ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ द लर्नर, यानी आपको हर लेवल पे बच्चे को यानी या वो नर्सरी का बच्चा है या 12 ईयर्स से अबो बच्चा है, किसी भी क्लास का बच्चा है, उसको आपको एक्टिविटीज़ से लर्न कराना है, ठीक है। यानी ये कहता है कि बच्चे को कंडीशंस देंगे तो वो एक्टिविटीज़ करके अपने आप लर्न कर सकता है, उसके अंदर जो प्री एग्जिस्टिंग स्कीमास होते हैं उनसे वो नॉलेज इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके नॉलेज गेन कर सकता है। कंसेप्ट जो होता है वो वर्बल इन इंस्ट्रक्शन से नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। कंसेप्ट कैन नॉट बी थॉट, मतलब बच्चों को हम वर्बली बोल के सिर्फ इंस्ट्रक्शन से, यानी जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है हमें वो फॉलो नहीं टीचर सेंटर्ड एजुकेशन है वो फॉलो नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए क्लासरूम में जिसके अंदर चिल्ड्रन भी क्या हो, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। ये नहीं कि टीचर बोल रहा है बच्चा बैठ के सुने जा रहा है, नहीं, उसने कहा कि टीचर जो बच्चा है वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। और क्या कह रहा है, जैसे जो बिहेवियरिज्म में रेनिफोर्समेंट की बात की गई थी, तो ये भी क्या कह रहा है कि आपको रेनिफोर्समेंट देना है, लेकिन कब, जब वो सोशल आर्बिट्रेरी नॉलेज के बारे में कुछ एक्टिविटी कर रहा हो या उससे डील कर रहा हो, लेकिन आपको बच्चे को कोई फीडबैक नहीं देना जब वो फिजिकल, लॉजिकल नॉलेज या मैथमेटिकल नॉलेज इस टाइप की कोई भी एक्टिविटी कर रहा है। तो आगे देखिए, ये कहता है जो क्लासरूम सिचुएशन है, वो अभी बताया कि क्लासरूम में आपको ऐसी सिचुएशन देनी है बच्चे को कि वो अपनी नॉलेज खुद से कंस्ट्रक्ट कर सके, ठीक है। जो क्लासरूम की एक्टिविटीज़ हैं वो मैक्सिमाइज़ करनी चाहिए ताकि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले अपनी जो है नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करने की। ये कह रहा है कि प्री स्कूल लेवल पे भी बच्चे को द चाइल्ड इज़ मोर इंटरेस्टेड इन, ये कह रहा है कि जो छोटा बच्चा होता है उसके अंदर भी सीखने की क्षमता उतनी ही होती है जितनी बड़े, उससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये कह रहा है कि एक ही तरह की एक्टिविटी या गेम नहीं कराना, हमें क्या करनी है, वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़, गेम्स एंड एक्सपीरियंस शुड बी प्रोवाइडेड, ताकि जो है वो अपनी सारी के सारे सब सिस्टम को डेवलप कर सके। जैसे आपको ब्लॉक्स, ड्राइड पीस, मैच बॉक्स, ड्रिंकिंग स्ट्रॉज, पाइप क्लीनर्स, ये सब यूज़ कर सकते हैं आप कौन सी टीचिंग में, मैथ लेबोरेटरी के अंदर, मैथ को टीच करते टाइम। और गेम्स एक्टिविटीज़ जो हैं जो है वो अलग अलग होनी चाहिए हर बच्चे के लिए, ठीक है। जो है, और नेक्स्ट क्या कह रहा है, ड्रिल एंड प्रैक्टिस शुड बी गिवन, यानी आपको एक्टिविटीज़ की प्रैक्टिस के लिए टाइम देना है उनको, क्लासरूम टीचिंग लर्निंग, ताकि आपकी क्लासरूम के अंदर टीचिंग लर्निंग इफ़ेक्टिव हो सके। अब हम देखते हैं इसकी लिमिटेशंस क्या रही थी, क्या कमियां रही थी इस थ्योरी की। देखिए,
ये जो थी वो बहुत ही लेंथी और अब देखो एक एक बच्चे के लिए एक्टिविटी प्लान करना और फिर कंडक्ट करना क्लास में, वो बहुत ही ज़्यादा लेंथी और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है। यहाँ पे कोई डायरेक्ट टीचिंग वो इन्वॉल्व नहीं थी, यानी बच्चा कर कर के सीख रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से उसके अंदर टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। और जो है अर्ली चाइल्डहुड के अंदर हम मैथ और साइंस को अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल नर्सरी में आया है बच्चा और उसको पहले हमें प्री मैथमेटिकल कंसेप्ट सिखाए जाते हैं बच्चे को, हम डायरेक्ट उसको जो है मैथ और साइंस के कंसेप्ट्स नहीं सिखा सकते हैं। और हर एक बच्चे के लिए इंडिविजुअल बच्चे के लिए एक्सरसाइज या एक्टिविटीज़ सोचना या कंडक्ट कराना बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है क्लास के अंदर, ये आप सब भी जानते होंगे। दूसरा है कि द चाइल्ड डज नॉट नोटिस द कॉन्ट्राडिक्शंस, यानी वो बच्चा जो है एक्टिविटी करके हो सकता है उस एक्टिविटी से उसने कुछ गलत भी सीख लिया हो, उसका हमें पता नहीं चलता है, ठीक है। और इसके अंदर बच्चा जो है अपना कॉन्फिडेंस और एबिलिटी टू फिगर आउट द थिंग्स भी खो सकता है। अ चाइल्ड कैन नॉट, अब हर टाइम जो है बच्चा किसी भी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं रह सकता है हर टाइम, कि हम उसको कुछ पढ़ाए नहीं, लिखने को कोई एक्टिविटी ऐसा कुछ ना दे, उसको सिर्फ क्या करते रहे, एक्टिविटी कराते रहे, तो बच्चा ऐसे करके हर टाइम इंगेज नहीं रह सकता है, ठीक है। तो ये पियाजे की थ्योरी थी, जीन पियाजे की थ्योरी, जो उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ी। यानी यहाँ से हमें समझ आया कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थी वो क्या चाहती है, यहाँ से किसके बारे में पता चला हमें, एक तो चाइल्ड जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, दूसरा यहाँ से चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की स्टार्ट हुई थी, ठीक है। और इसका रोल ऑफ टीचर और रोल ऑफ स्टूडेंट आपने नीचे पढ़ ही लिया होगा। एजुकेशन का जो यूज़ ऑफ एजुकेशन है, ये वाली जो चीज़ है वो यही है कि इसका जो है एक यूज़ इन एजुकेशन का मतलब यही बताया मैंने कि टीचर का रोल क्या है और स्टूडेंट का रोल क्या है, ठीक है। यहाँ से आप लोग उसको अच्छे से समझ सकते हैं। उसके बाद इस कॉग्निटिव अप्रोच की कुछ और थ्योरीज़ हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और उसके बाद हम कंस्ट्रक्टिविस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।